और विकलांग समाज के बारे में, विकलांगों के बारे में अपनी बात करने की इस कड़ी में मैं कुछ कटु बातें भी कहूँगा। शायद कई सारे हमारे सहसाथी होंगे जिनको लगेगा कि आज विश्व विकलांग दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कटु बातें बोलने की बातें ही क्यों कर रहा हूँ। इसका रीज़न कि हम पिछले लगभग 5 साल से इस समाज में हैं, और चूँकि अगर आप दिव्यांग हो चुके हैं तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी इस समाज के साथ जुड़ के रहें। समाज में अगर समाज के उत्थान के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। बात 1981 की है। 1981-82 में यूएनओ में सबसे पहले ये हुआ था कि चलो अब हम विकलांगों के बारे में सोचते हैं। विकलांग दिवस के बारे में सबसे पहले यूएनओ की जो जनरल असेंबली होती है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, वहाँ पे इस पे बात हुई। लेकिन उस समय मेरे प्यारे साथियों चल रहा था कोल्ड वार, शीत युद्ध। और शीत युद्ध में हो क्या रहा था, अब ये किसी से छिपा नहीं है। शीत युद्ध में अमेरिका और रसिया एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो किसी समाज के लिए देखें, किसी के लिए कुछ करें, तो वो सिर्फ अपने अपने में लड़ रहे थे। लेकिन 1991 में कोल्ड वार ख़त्म हो गया। अब जब कोल्ड वार ख़त्म होता है तो उसके बाद इन लोगों को इन्वायरमेंट, विश्व शांति, विकलांगों का भला, तब ये सब चीज़ें उनको समझ में आती हैं। ये सब चलता रहता है और 1992 में फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये डिसाइड किया जाता है कि अब से 3 दिसंबर को हम विश्व विकलांग दिवस मनाएंगे। और 1992 से जब से स्टार्ट होता है तब से आज है 2022, और हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 31 मीन्स 31वां विश्व विकलांग दिवस होगा। और तब से लगा के आज तक विकलांगों में बहुत बदलाव देखे गए हैं वैश्विक स्तर पर भी। अगर हम स्टीफन हॉकिंस की बात करें, आप सबने शायद सुना होगा। उसके बाद उसके बहुत पहले भी अगर हम लुइस ब्रेल की बात कर लें, हेलन केलर की बात कर लें, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इसका एकमात्र कारण ये है कि हम दिव्यांग हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी दिव्यांग हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से अगर आप दिव्यांग हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से हमसे, अंकित शर्मा से या हमारे बीच उपस्थित साथियों से कमतर हैं। संभव ही नहीं है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि कई मामलों में मुझसे भी कई गुना आगे होंगे। कल में एक संस्था है जिसका नाम है अर्पण नॉलेज सेंटर। मैं अर्पण नॉलेज सेंटर में कल विश्व विकलांग दिवस सेलिब्रेट किया गया, मैं वहाँ पे मुख्य अतिथि बन के गया था। मैंने वहाँ पे देखा कि बच्चे कितने टैलेंटेड हो सकते हैं। मैं अपने 10th क्लास में था, ड्राइंग में फेल होते होते बचा का मतलब ये नहीं कि बहुत कम, लेकिन मेरे 10th में सबसे कम नंबर मेरे ड्राइंग में ही थे। वैसे मैंने 10th और 12th में अपना स्कूल टॉप किया था, लेकिन मेरे ड्राइंग में 10th में सबसे कम नंबर थे। तो आप समझ सकते। और मैं जब बच्चों की ड्राइंग देख रहा था ना, तो कसम से मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरी ड्राइंग तो कुछ है ही नहीं। इवन मैंने कई सारे नॉर्मल बच्चों की ड्राइंग देखी है, चूंकि मैं एक ट्यूटर हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे नॉर्मल बच्चों की ड्राइंग वैसी नहीं होती जैसी उन बच्चों की थी। और वो बच्चे थे जिनमें से किसी के हाथ बिल्कुल टेढ़े, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, तो कोई पूरी तरह से देख नहीं सकते, उन बच्चों की ड्राइंग थी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, चाहे वो दृष्टिहीन हो, चाहे वो मूक बधिर हो, चाहे उनको सुनने में प्रॉब्लम हो, चाहे उनको लोकोमोटिव प्रॉब्लम मीन्स हाथ से या पैर से विकलांग हैं, या फिर आप कमर से विकलांग हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि आप समाज में किसी से कमतर हैं। जहां पर भी आपके साथ अन्याय होगा,
जहाँ पर भी आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपको कि डिस्पैरिटी आपको दिखे समाज में, कि समाज में असमानता है, यहाँ पे गलत तरीके से आपके अधिकारों का, आपके फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग हो रहा है, आप लोग वहाँ पे खड़े होके बोल सकते हैं कि भाई भारत में जब मूल अधिकारों की बात होती है ना, तो आपके पास भी उतने ही मूल अधिकार हैं जितने हमारे पास हैं। फिर आप लोगों के लिए, सिर्फ दिव्यांग समाज के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बनाया हुआ है। आपके लिए सरकार ने सुगम्य ऐप बनाया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप अपना दिल खोल के एसडीएस फाउंडेशन में आ सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारे सारे साथियों का हमें पूरा सहयोग है कि आने वाले कुछ समय में एसडीएस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था बनेगी जो पूरी ताकत के साथ दिव्यांग साथियों के साथ, जहां पर भी अन्याय हो रहा होगा, जहां पर भी दिव्यांग साथियों को किसी भी तरीके के सहयोग की जरूरत होगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं वहां तक पहुंचूं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारी संस्था लगभग 21 राज्यों तक पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से हम 21 राज्यों में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ये कहते हुए अब थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हम जितने राज्यों में हम हैं, 21 के 21 राज्यों में हम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक यूथ की संस्था है हमारी, और वो कम से कम 8 से 10 राज्यों में पूरी जोर शोर और ताकत के साथ काम कर रही है। अगर हम मुख्य राज्यों की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां हमारी संस्था पूरे जोर शोर से काम कर रही है। दिल्ली तो ऐसा राज्य है कि सुबह 9:30 बजे से उसका एग्जाम था, अभी अभिषेक भैया ने शेयर किया किस्सा, और 8 बजे फोन आता है कि भैया मुझे राइटर चाहिए, और राइटर हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम था। उस 1.5 घंटे में हमने राइटर को ढूंढ के, कम से कम 20 किलोमीटर दूर था देशबंधु कॉलेज, वहां तक हमने राइटर भेज भी दिया। बस ये इंसिडेंट बताने के पीछे ये कारण इतना है कि आप अपने आप को ये मत समझें कि आप लोग अगर दिव्यांग हैं तो समाज में आपका स्थान नहीं है। आपका समाज में उतना ही स्थान है जितना अंकित शर्मा का है, या फिर यहाँ उपस्थित बाकी सबका है, या फिर जो सामान्य लोग हैं उनका है। आप अपने अधिकारों को जानें। जहां पर भी आपके साथ इस बेसिस पर ये क्रिटिसाइज किया जाता है आपको, या आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए कि आप दिव्यांग हैं, तो आप वहां पर उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। अरे इसको लेके मेरे भाई आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपके पास सीधा राइट है कि आप कहेंगे आपके साथ आपके फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया जाता है, आप संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यार जब संविधान हमें इतनी सारी छूट दे रहा है तो कौन होता है कोई हमारे अधिकारों का हनन करने वाला। हमारी एसडीएस फाउंडेशन ये कोशिश कर रही है कि कोई भी दिव्यांग, क्योंकि आप लोग, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, तो मैं कुछ भी बोलते टाइम जरा भी हिचकूंगा नहीं। रीजन, क्योंकि दिव्यांगों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहां पे विकलांगों से उनको कहा जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप भीख नहीं मांगेंगे आपको खाना नहीं दिया जाएगा। मेरे बहुत सारे साथी इस बात के गवाह भी होंगे। मैंने इस बात को देखा है, मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है। हमारी संस्था फोकस कर रही है कि हम एटलीस्ट जो पीडब्ल्यूडी छात्र हैं उनको इतना कैपेबल तो कर ही दे। उनको हमारे डीपी सर यहाँ पे उपस्थित है, हमारी संस्था इनका आभार व्यक्त करती है, और मैं इनका शायद पूरे जीवन भर ऋणी रहूँगा कि इन्होंने अप्रोच किया और आप जैसे लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं उनको इंग्लिश सिखाने के लिए आगे आए। कारण यह था कि बेंगलोर से हमारे एक साथी हमसे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दिव्यांग साथी चाहता है कि वो जॉब करना चाहे कॉल सेंटर में, उसकी इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, हम उसको 8 से 10 हज़ार रुपये की जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं बेंगलोर में। यह मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये वीडियो भी रिकॉर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी चाहें तो आप कर सकते हैं कोशिश, हम आपको जॉब प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो प्रयास ये था कि हम उनको इतनी इंग्लिश सिखा दें कि उनको भीख ना मांगना पड़े, कि उनको किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े।
उनको हमारी एनजीओ का नाम एसडीएस फाउंडेशन है। क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? एसडीएस फाउंडेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीएस, एसडीएस, इन 3 शब्दों का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल। सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ चीज, स्किल का मतलब आप सबको पता है, और डेवलपमेंट का मतलब विकास। मतलब आपके अंदर टिकाऊ स्किल्स का विकास करना। टिकाऊ स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन, आपकी भाषा, आपके लैंग्वेज पे पकड़। हमारा प्रयास है कि एटलीस्ट हम किसी ब्लाइंड या दिव्यांग को इतना कैपेबल कर दें कि उसे भीख ना मांगनी पड़े। और हमारे साथ संजय राठौर सर उपस्थित थे, जिनका कहना था कि जब आप सर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो मैं उनको मैथ्स और रीजनिंग सिखा के इतना ही कैपेबल क्यों ना कर दूं कि वो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी इन जॉब्स को आसानी से ले सकें। तो इसकी वजह से फिर हमने स्टार्ट किया मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से हम मैथ्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन रीजनिंग अभी भी हमारे सर का चल रहा था, लेकिन अभी सीजीएल के एग्जाम्स थे, इस वजह से हमने पिछले कुछ दिनों से उसको बंद करके रखा हुआ था। सीजीएल एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे हमारा रीजनिंग का बैच फिर से चालू हो जाएगा। और बाकी पिछले कुछ समय से हम वीकेंड पे जो हमारा कॉन्सेप्ट टॉक्स हो रही थे, किसी एक विषय पर हमारी बातें हो रही थी, पिछले कुछ समय से वो बातें बंद थी, लेकिन प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को भी हम स्टार्ट करें, जिससे कि आपको देखो, हमारा जब हम शुरू किया था तो हमारा उद्देश्य था कि सिर्फ उनको इतना कैपेबल करना कि वो ये जो भीख होती है इससे थोड़ा सा हटे और एक सम्मानजनक जॉब करें। लेकिन उसके बाद जब संजय सर हमसे मिले तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब इनको भी इतना ही कैपेबल बनाया जाएगा कि ये भी गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की बात होती है, फिर हमारा ये उद्देश्य था कि अब गवर्नमेंट जॉब तो हो गया, इसके बाद इनको इतना कैपेबल कर दिया जाए, इतना एम्पावर किया जाए कि ये लोग अपने अधिकार से पूरी तरह से परिचित हो जाएं। और अगर समाज में बात करें तो इतने नॉलेज के साथ बात करें, इतनी पावर के साथ बात करें कि लोग उनको सुने, उनकी बातों से आकर्षित हों। इन्हीं चीज़ों के साथ हम चाह रहे थे कि समाज में एक नया बदलाव आए। अगर आप सारे साथियों का मुझे सपोर्ट रहा तो हमारी संस्था समाज में एक नया बदलाव लेके जरूर आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं और अब प्रोग्राम को आगे की दिशा में हम लेके बढ़ेंगे। मैं एक बार चेक कर लेते हैं कि क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो शायद ज्वाइन नहीं कर। ओके